हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने इंडिया और कनाडा के बीच में रिलेशनशिप देखा था। आज हम इस क्लास में बात करने वाले हैं इंडिया और जापान रिलेशनशिप, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, आज जो इस तरीके से क्वाड के कॉन्सेप्ट को लेकर के चर्चा हो रही है और चाइना को इंडो पैसिफिक रीजन में बैलेंस करना है। ठीक है, इन सब दृष्टिकोण से, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जापान काफी महत्वपूर्ण है। जापान का काफी जो है एक तरीके से फ्रेंडली रिलेशन है इंडिया के साथ। इंडिया जापान चूंकि जापान और चाइना परंपरागत एक तरीके से आप कह सकते हो शत्रु हैं, कंपटीटर हैं, तो इस दृष्टिकोण से भी इंडिया जापान के ज्यादा नजदीक पहुंच जाता है। और बुद्धिज्म को ले के आधार पर भी दोनों देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं, इस रिलेशनशिप को देखते हैं। ये आप मैप देख सकते हो जापान का। जापान जो है छोटे छोटे कुछ द्वीप्स हैं, उनसे बना हुआ एक पूरा देश है। ठीक है, तो ये आप देखिए, ये होक्काइडो है। होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु, ये जापान के द्वीप हैं। होक्काइडो, होन्शु सबसे बड़ा जो द्वीप है जिसपे टोक्यो भी है। ठीक है, और शिकोकू, क्यूशु। जापान जो है नॉर्थ पैसिफिक ओशन यानी पैसिफिक ओशन में है। और इसके इसके जो बॉर्डर्स, तो ये समुद्र में है तो बॉर्डर्स डायरेक्टली किसी से नहीं लगते हैं, लेकिन इसकी जो बॉर्डरिंग कंट्रीज है, मैरीटाइम बॉर्डर्स आप कह सकते हो, रसिया है। ठीक है, चाइना भी है, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया भी है। तो ये जापान की स्थिति आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं। अब हम अगर बात करें इंडिया के साथ रिलेशनशिप का, तो प्री इंडिपेंडेंस रिलेशनशिप की बात करिए जाए तो जापान जो है एक तरीके से अर्ली 20th सेंचुरी में, ठीक है, एक शक्ति के रूप में उभरा। शक्ति के रूप में उभरा और इंडिया में जो है उसके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखा गया था, पॉजिटिवली व्यूड इन इंडिया। और जो है और एशियन रिसर्जेंस, जो एशिया की एक उभार के रूप में देखा गया कि अब जो है एशियन एरा शुरू होगा। जापान जो है एक पावर के रूप में उभर रहा है। और इंडिया में जापान को लेकर के जो पोस्ट जापान पोस्ट वार इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन था, युद्ध के बाद से जो जापान ने अपने जो आर्थिक उद्धार, मतलब एक तरीके से पुनर्निर्माण किया और उसके बाद से काफी तेजी से वृद्धि की। ठीक है, उसको लेकर के इंडिया में काफी लोग तारीफ करते हैं। अभी भी हम आप लोग आपस में भी बात करते हुए हम कहते हैं कि जापान जो है उसके पास प्राकृतिक संसाधन नहीं है, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स की वजह से जापान ने, और ह्यूमन रिसोर्स को जिस तरीके से यूज किया, ठीक है, तो जापान ने खुद को इतना, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ उसकी इतनी तेजी से बढ़ी, रैपिडली बढ़ी। और बहुत सारे जो इंडियन रिवोल्यूशनरीज थे, जैसे कि हमारे रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, उन्होंने वहां जापान में अपने बेसेस बनाए थे और ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। और जो आईएनए था, ठीक है, इंडिपेंडेंस इन जो इंडियन आर्मी थी, ठीक है, ये जापान के द्वारा, जो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाई गई थी। वो जापान जापानीज जापानीज जो थे उनको द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सपोर्ट किया गया था उनके द्वारा। इंडियन नेशनल आर्मी थी ये, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इसकी वीमेन विंग भी थी और मेल मेल विंग भी था। पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करें तो जापान की जो सॉवरेनिटी है उसके रिस्टोरेशन के बाद जापान और इंडिया ने क्या किया, एक अलग से जो है शांति संधि पे हस्ताक्षर किया। और ये जो है कूटनीतिक संबंधों की स्थापना करी 28 अप्रैल 1952, जिसमें इंडिया ने, ठीक है, which India waived all reparation claims against Japan following Japanese Prime Minister नोबुशु नोबुशुके किसी, जो इंडिया में आए थे, ठीक है, 1957 में। जापान ने उसके बाद एन लोन्स जो है इंडिया को देना शुरू किया और 1958 में। और
जो एज द फर्स्ट एन लोन एड एक्सटेंडेड बाय द जापानी गवर्नमेंट, 1958 में जो है पहला एन लोन जापानी गवर्नमेंट की तरह इंडिया को दिया गया था। और दोनों देशों के बीच में जो रिलेशनशिप था वर कंस्ट्रेंट हाउएवर बाय द कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स। जो कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स चल रही थी उसमें थोड़ी सी मतलब कम थे, बाधाएं थी, ठीक है। और जापान एज अ रिजल्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड रिकंस्ट्रक्शन वाज a US ally while India pursues non-aligned foreign policy। तो जाके जो है जापान पे यूएस ने बम छोड़ा था और उसकी वजह से वो पूरा डिस्ट्रक्शन हुआ था जो जापान का। तो जापान ही उस जो यूएस था वही उसकी हेल्प भी कर रहा था उसके रिकंस्ट्रक्शन में, ठीक। तो रिकंस्ट्रक्शन में जापान की जो हेल्प हो रही थी और तो वो यूएस के करीब था, ठीक है। और इंडिया जो है एक गुटनिरपेक्षता की नीति फॉलो करता था। इसी वजह से जो है शीत युद्धकालीन में जो है थोड़ा रिलेशनशिप में क्या था, एक तरीके से आप कह सकते हो कि गैप बना हुआ था, दूरी बनी हुई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं 1990 के बाद क्या हुआ। कि 1990 में कोल्ड वॉर खत्म हो गया, कोलैप्स ऑफ द यूनियन सोवियत के बाद, मतलब यूनियन सोवियत के विघटन के बाद, ठीक है। एंड द इनॉग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया, 1990 में ही भारत में आर्थिक सुधारों का दौर शुरू हुआ था, ठीक है। ताकि जो और उसके बाद से ये जो है जापान और इंडिया के रिलेशनशिप में एक नए युग की शुरुआत भी देखी जा सकती है। इंडिया ने पूर्व की ओर देखो अपनी जो नीति अपनाई लुक ईस्ट, ठीक है। वो पॉजिटिव जापान एज ए की पार्टनर, जापान को एक तरीके से मुख्य पार्टनर के रूप में इसमें रखा गया, देखा गया। और पोखरण सेकेंड जो मई 1998 में हुआ था, फिर से जो है दोनों देशों के बीच में रिलेशनशिप खत्म हो गया एक तरीके से, ठीक है। डेड हार्ट आ गया उनमें। और जो टोक्यो का रिलेशनशिप था दिल्ली के साथ, उसके बाद से फिर से जो है शुरू हुआ 2000 में, ठीक है। 5 दिनों की ऑफिशियल विजिट पे आए थे वहां के जो जो जापानी प्राइम मिनिस्टर थे योशिरो मोरी, 2000 में वो 5 दिनों की ऑफिशियल विजिट पे इंडिया आए थे। उसके बाद से फिर से रिलेशनशिप थोड़ा आगे बढ़ा। अब बात करते हैं ट्रेड एंड कोऑप इकोनॉमिक एंड ट्रेड कोऑपरेशन की, आर्थिक और व्यापार सहयोग की। तो देयर इज ए जापान इंडिया स्ट्रेटेजिक डायलॉग ऑन इकोनॉमिक इशू। आर्थिक मुद्दों पर एक जापान और इंडिया के बीच में रणनीतिक जो है बातचीत है, जापान इंडिया स्ट्रेटेजिक डायलॉग, जो कि जो वर्तमान में बायलेटरल जो द्विपक्षीय आर्थिक मुद्दे हैं उनको उनकी समीक्षा करता है और समय 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 पर करता है। और जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, ठीक है, वो वन इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव ऑफ ऑल सच एग्रीमेंट्स। जो भी ऐसे एग्रीमेंट्स हुए हैं इंडिया के द्वारा, ठीक है, उनमें सब एक सबसे ज्यादा समग्र आप कह सकते हो कंक्लूसिव एग्रीमेंट है, ठीक है। और इसमें 90% जो है ट्रेड, वास्ट वास्ट गैमूट ऑफ सर्विस, रूल ऑफ ओरिजिन एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, निवेश और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कस्टम्स और अन्य जो ट्रेड रिलेटेड इश्यूज हैं उन सबको इसमें कवर किया गया है। तो दैट्स ए गुड मतलब एग्जांपल ऑफ सेपा। एंड 2012-13 में इंडिया जापान जो बायलेटरल ट्रेड था वो यूएस डॉलर 18.6 बिलियन था। फिर उसके बाद जो आरबीआई और जो बैंक ऑफ जापान है 3 सालों के लिए एक बायलेटरल स्वैप एग्रीमेंट पे साइन किया था दोनों ने, जो कि यूएस डॉलर 50 बिलियन के लिए था। और ये शॉर्ट टर्म जो लिक्विडिटी इश्यूज होते हैं, मार्केट में तरलता की जो मुद्दे होते हैं, फाइनेंशियल जो वित्त मार्केट की स्थिरता के साथ साथ जो है बायलेटरल ट्रेड को भी सपोर्ट करने के लिए किया गया था। लिक्विडिटी इश्यू का मतलब होता है कि मुद्रा का फ्लो जो मार्केट में होता है वो कभी कम और कभी ज्यादा होता है, तो उसको आप लिक्विडिटी इश्यू से जोड़ सकते हैं। तो उसको सही करने के लिए जो है 50 बिलियन यूएस डॉलर का एक एग्रीमेंट हुआ था। और दोनों देशों ने जो है कमर्शियल प्रोडक्शन, वाणिज्यिक उत्पादन जो होता है, एक तरीके से जो रेयर अर्थ है, दुर्लभ जो
हम उनको अर्थ बोल सकते हैं हिंदी में, रेयर अर्थ मेटल होता है, ठीक है। और वो जापानी और इंडियन इंटरप्राइजेस के द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन की तरफ जो है उनका कमिटमेंट को दर्शाने के लिए एक समझौता हुआ। उन्होंने इसको जो है फिर से पुनर्स्पष्टीकरण किया कि हाँ भाई हम करेंगे। और एविडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन, दोहरे कराधान को अवॉइड करने के लिए, एंड प्रिवेंशन ऑफ द फिजिकल इवेशन विथ रिस्पेक्ट टू टैक्सेस ऑन द इनकम वेयर साइन बिटवीन जापान एंड इंडिया, ठीक है। जो एक तरीके से भौतिक वंचना है टैक्सों को लेकर के, इनकम की, उसको उसको अवॉइड उसको अवॉइडेंस के लिए, उसको जो है दूर करने के लिए दोनों देशों के बीच में, इंडिया और जापान के बीच में एक साइन किया गया था। इन्वेस्टमेंट की बात अगर करें दोनों देशों के बीच में इन्वेस्टमेंट या निवेश को लेकर के, तो जापान अभी जो है 6th रैंक पे है। जो एफडीआई है इंडिया में आता है उसको लेकर के जापान 6th रैंक पे है। और टोटल 4.63 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो जापानीज कंपनीज के द्वारा भारत में 2000 और 2010 के बीच में निवेश किया गया था उनके द्वारा, ठीक है। और जापान प्लस जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था भारत की सरकार के द्वारा अक्टूबर 2014 में, ताकि जो इन्वेस्टमेंट और है और जापानी जो कंपनियां हैं उनकी सहायता की जा सके, इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जा सके और जापानी कंपनियों की सहायता की जा सके। इसलिए जापान प्लस जो है 2014 में इस्टेब्लिश किया गया था। और 3.5 ट्रिलियन एन ऑफ पब्लिक और प्राइवेट फाइनेंसिंग टू इंडिया इन 5 years अंडर द जापान इंडिया इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप, ये जो है जापान के द्वारा दिया गया, निवेश किया गया इंडिया में, तो 3.5 ट्रिलियन एन। और जापान जो है, जो हमारा बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है, परियोजना है, बुलेट ट्रेन को लेकर के मुंबई और अहमदाबाद के बीच में जो बुलेट ट्रेन के लेकर के परियोजना है, उसके लिए भी जापान वित्त पोषण कर रहा है, पैसे दे रहा है। सिक्योरिटी एंड डिफेंस में जो है मिलिट्री एक्सरसाइजेस होते हैं, संयुक्त मिलिट्री एक्सरसाइजेस दोनों देशों के बीच में, और तकनीकी में भी सहयोग होता है। और इंडिया और जापान ने 2008 में एक सिक्योरिटी पैक्ट भी किया था, ठीक है। और 2007 में जिसको बनाया गया था और 2017 में जिसकी समीक्षा की गई थी, एक क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग जो है QSD ऑल्सो नोन एज क्वाड। ये एक इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक डायलॉग है जो कि औपचारिक जो है रणनीतिक बातचीत है, जो यूनाइटेड स्टेट, जापान और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में। हम बार बार क्वाड की बात करते रहते हैं, इस पे क्वाड में एक अलग से हम क्लास भी लेंगे क्वाड को लेकर के, तो उसमें हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये एक जो है जो है दोनों देशों के रिलेशनशिप में स्मूथनेस यानी कि सरलता से जो आगे बढ़ रहे हैं उसको दिखाता है। एंड द डायलॉग वाज पैरेलल्ड बाय द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, और उसके समानांतर बातचीत के साथ ही एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास भी चलता रहता है, और वो भी काफी असाधारण रूप से चलता रहता है। और जैसे कि उसको नाम दिया गया था मालाबार, एक्सरसाइज मालाबार। एंड जो कूटनीतिक और मिलिट्री अरेंजमेंट है उसको जो है चाइनीज इकोनॉमिक और मिलिट्री जो पावर है उसके एक तरीके से काउंटर के रूप में देखा जाता है। काउंटर यानी कि उसको प्रतिसंतुलित करने के लिए देखा जाता है। जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइजेस जिमेक्स अभी जो चल रहा है वाज कंडक्टेड ऑफ जापानीज कोस्ट इन 2012, और अभी 2021 में भी वो चल रहा है, ठीक है। पहली बार वो 2012 में कंडक्ट किया गया था, उसके बाद से अभी वो जो है अभी जारी है। कल्चरल की बात करें तो दोनों देशों ने 2007 में 50th एनिवर्सरी जो इंडो पाकिस्तान सांस्कृतिक समझौता था उसकी मनाई थी, और जो इंडो जापान फ्रेंडशिप और टूरिज्म प्रमोशन ईयर के रूप में इसको मनाया गया था। और उसमें कई सारे जो है सांस्कृतिक इवेंट्स भी आयोजित किए गए थे। ऐसे ही एक सांस्कृतिक इवेंट है नमस्ते इंडिया, जो हर साल होता है, नमस्ते इंडिया फेस्टिवल होता है, ठीक है, जो कि जापान में 20 साल पहले लगभग शुरू किया गया था, और अभी जो है
अपने आप में एक जो है दुनिया का सबसे बड़ा अपनी तरह का एक त्योहार है, बड़ा फेस्टिवल है दुनिया का। नेक्स्ट एट द 2016 फेस्टिवल, 2016 के त्योहार में ऐसे जापान नमस्ते इंडिया जो फेस्टिवल है उसमें ओनागावा टाउन में जो है परफॉर्म किया गया था। और यहाँ पे ए साइन ऑफ एप्रिसिएशन फॉर द सपोर्ट ऑफ द टाउन रिसीव्ड फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट ड्यूरिंग द ग्रेट ईस्ट जापानीज अर्थक्वेक। जो ग्रेट ईस्ट जापानीज अर्थक्वेक आया था उसमें जो ये टाउन था ओनागावा टाउन, ठीक है, वो उसमें एक तरीके से ये एक साइन था कि उसको सपोर्ट किया जा रहा है, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि वो जो है जिस तरीके से वो भूकंप आया था और जो सुनामी आई थी उससे वो लड़ने में उनको हौसला मिले बुलंद, और वो इसको काफी प्रभावी तरीके से कर सके, फेस कर सके। और 2010 में 2000 अप्रैल 2006 में एक जापानी डेलीगेशन जो है जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, इंडिया का विश्व प्रसिद्ध नालंदा यूनिवर्सिटी, उसको बनाने के लिए फंड जारी करने की बात करी गई थी, ठीक है। एंड इट इज एन एंशियंट बुद्धिस्ट सेंटर फॉर लर्निंग इन बिहार। ये बिहार में जो बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग है उसका एक प्राचीन रूप है। और ये एक मेजर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन है। एनर्जी सेक्टर में दोनों जो पक्ष हैं, 2015 में एक एग्रीमेंट किया गया था दोनों के बीच में, ताकि जो पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी है, शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा का उपयोग है, उसको प्रमोट किया जा सके। और इंडिया जो है पहला ऐसा नॉन प्रोलिफरेशन कंट्री बना जिसके साथ जापान ने ऐसा किया। एंड इंडिया रेयर अर्थ लिमिटेड जो है IREL, और जो तोयत्सु रेयर अर्थ इंडिया है तेरी, ये एक सब्सिडियरी है तो टोयोटा सुसो कॉर्पोरेशन जापान का, ठीक है। इनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ ताकि जो ये मिक्स एयर रेयर अर्थ क्लोराइड्स हैं उसकी आपूर्ति आपूर्ति को लेकर के एनर्जी के क्षेत्र में। अब कुछ चैलेंजेस की बात करते हैं जो कि हिंड्रेंस इन द ट्रेड इन्वेस्टमेंट रिलेशंस। दो इंडिया एंड जापान हैव ए लॉन्ग वे इन देयर इकोनॉमिक कोऑपरेशन, काफी लंबा समय है दोनों के जो आर्थिक सहयोग है उसमें, दैट स्टील इज ए पेनी व्हेन कंपेयर्ड टू द चाइना जापान रिलेशनशिप। लेकिन जो चाइना जापान का रिलेशनशिप में है उसमें अभी भी वो एक तरीके से पेन्नी के बराबर है, ठीक है, एक सिक्का होता है, मतलब बहुत कम है, एक तरीके से काफी कम है जो इंडिया और चाइना और जापान का इकोनॉमिक साइज है उसके कंपेयर में, उसकी तुलना में। एंड कंपेयर टू द US$ 300 बिलियन ट्रेड विद चाइना, 300 बिलियन US$ का ट्रेड चाइना के साथ है जापान का। और जो इंडिया और जापान का ट्रेड है, ठीक है, स्टील लैंग्वेज एट मेयरली $50 बिलियन। आप यहाँ पे खुद ही गैप देख लो, ठीक है, जहां पे 300 बिलियन US$ है वहीं पे ये $15 बिलियन US$। तो काफी बड़ा डिफरेंसेस है यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, सीधे सीधे 20 गुना। एंड जापानीज इन्वेस्टर्स लैमेंट द लैक ऑफ क्लैरिटी इन द पॉलिसी गाइडलाइंस, लेबर लेबर लॉज, टैक्स लॉज, लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ये कहते हैं कि यहाँ पे जो है एक तो पॉलिसी जो गाइडलाइंस है उसमें क्लैरिटी नहीं है, अस्पष्टता नहीं है, लेबर लॉज में अस्पष्टता नहीं है, टैक्स लॉज में अस्पष्टता नहीं है, लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है ठीक नहीं है। और फॉर जापानी कॉर्पोरेशन सम अदर inhabiting factors are the difference in the business practices, environment and cultures। नेक्स्ट है लिमिटेड डिफेंस कोऑपरेशन। जो ये रक्षा सहयोग है वो थोड़ा सा लिमिटेड है, मतलब सीमित है। भारत और जापान जो डिफेंस रिलेशन है, आफ्टर मल्टीपल डिफेंस एक्सरसाइजेस एंड एग्रीमेंट्स, आर प्राइमरली फोकस्ड एंड रिवॉल्व अराउंड चाइना। ये जो डिफेंस रक्षा का जो सहयोग है एक तरीके से चाइना के ही आजू बाजू घूमता रहता है। जापान डज नॉट गिव मेजर इंपॉर्टेंस टू इंडिया। वो जापान इंडिया को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता। जब इंडिया चाइना बॉर्डर इशू या इंडो पाक बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स की बात आती है तो जापान इंडिया को
इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता है, महत्व नहीं देता है। और देयर इज हार्डली एनी एक्सचेंज और प्रोक्योरमेंट ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी फ्रॉम जापान। बहुत ही मुश्किल से कोई ऐसा प्रोक्योरमेंट एक्सचेंज या प्रोक्योरमेंट या इक्विपमेंट या टेक्नोलॉजी जो है जापान से इंडिया को मिलता है इस मामले में। बैलेंसिंग बिटवीन क्वाड एंड ब्रिक्स। अब इंडिया चूंकि जो है ब्रिक्स का भी मेंबर है, और ब्रिक्स में कौन है, चाइना भी है, ठीक है, जहाँ पे ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका आते हैं। और इस यहीं पे इंडिया हैज नॉट ज्वाइन द चाइना लेड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI ज्वाइन नहीं किया है इंडिया ने। और इंडिया जो है क्या है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मेंबर है। So India has to do a balancing act between Quad and BRICS. तो क्वाड और ब्रिक्स के बीच में क्या है, इंडिया को बैलेंस बनाना है। और चूंकि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से जो है क्या मिलता है, BRI के लिए फंड फंड लिया जाता है चाइना के द्वारा, और इंडिया BRI का पार्ट नहीं है। और दूसरी तरफ इंडिया क्वाड का पार्ट है, जहाँ पे US और जापान दोनों हैं। और रसिया और चाइना जो है US के परंपरागत, एक तरीके से आप कह सकते हो कि रसिया तो परंपरागत क्या है, कंपटीटर है। तो इंडिया हैज लॉन्ग एडॉप्टेड a non-aligned approach as opposed to the stauncher pro-US foreign policy stances of Japan and Australia. And the failure of these nations to come up with a joint statement points to an inherent struggle to reconcile their competing views on how best counter to rise China. तो ये एक दिक्कत है इंडिया के लिए यहाँ पर। नेक्स्ट है एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, जो जो जापान के ही प्राइम मिनिस्टर के द्वारा सजेस्ट किया गया था। एंड देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ skepticism on the feasibility of the AAGC itself as well as nature of the project embedded in it. मतलब इसमें भी संदेह बना हुआ है कि क्या डील हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अभी अब क्या है कि भारत और जो जापान का संबंध है, वो उस पे काम, मतलब दोनों देश जो है प्रयास कर रहे हैं कि संबंधों को और भी डाइवर्सिफाई किया जाए। और हाल ही में जो जापान के प्रधानमंत्री थे ओशिहिदे सुगा और अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, उनके बीच में भी द्विपक्षीय वार्ता संपन्न हुई थी, जो इंडो पैसिफिक रीजन है उस पर काफी व्यापक चर्चा हुई थी। और इस बैठक की जो पृष्ठभूमि अगर देखें, तो दक्षिण और पूर्वी चीन सागर के साथ साथ ताइवान स्ट्रेट के जो क्षेत्रीय विवाद थे में चीन की जो उसमें आक्रामकता थी, ठीक है, उसको एड्रेस करने के लिए था। और इसके अलावा क्वाड का जो सम्मेलन था वो भी काफी सफलतापूर्वक आयोजित हुआ था, ठीक है। अब कोविड महामारी के दौरान मतलब अब अगर स्थिति सही रही, तो जो जापानी प्रधानमंत्री हैं वो भारत आने की योजना भी बना रहे हैं। अब भारत जापान में आगामी जो बातचीत होगी उसमें क्या कुछ हो सकता है, इसको देख लेते हैं। एक तो चीन को प्रति संतुलित करने के लिए जो 2014 में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिंजो आबे ने सुरक्षा के क्षेत्र में चीन के खिलाफ संतुलन के दृष्टिकोण की शुरुआत की थी। अब जो नए प्रधानमंत्री आए हैं जापान में, ठीक है, वो उनसे भी इसको आगे बढ़ाए जाने की उम्मीद की जा रही है। फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज में सहायता। फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज में शिंजो आबे के शासनकाल में दौरान ही भारत और जापान के बीच में जो डिजिटल रिसोर्स था, डिजिटल रिसर्च और इनोवेशन, उसमें जो है उसके क्षेत्र में एक पार्टनरशिप की गई थी। और इसके तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, ठीक है, 5G एंड IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और जो स्पेस रिसर्च है, स्पेस रिसर्च अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए
जो टेक्नोलॉजीज है उस पर भी काम किया जाता रहा है दोनों देशों के बीच में। और जापान मेक इन इंडिया जैसी जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग इनिशिएटिव्स हैं, ठीक है, उसकी वो भी पूरी कर सकता है, उसकी भी पुष्टि कर सकता है, उसको भी एक तरीके से उसमें भी सहयोग की बात कर सकता है। इसके अलावा भारत वर्तमान में जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है, उसकी महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है। तो वहां पे भी जापान से निवेश की करने की उम्मीद बनती है। और मल्टीलेटरल डेवलपमेंट, दोनों देशों अपनी वार्ता के जो तीसरे महत्वपूर्ण देशों में, अपनी वार्ता के तीसरे महत्वपूर्ण देशों में एक बहुपक्षीय जो निकाय है, ठीक है, उस पर एक संयुक्त रणनीति बनाने पर ध्यान देंगे। और कुछ वर्षों में जो भारत और जापान है, ठीक है, जापान ने ईरान और अफ्रीका में जो बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए सहयोग किया था, और म्यांमार और श्रीलंका को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की है। दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए दक्षिण पूर्व एशियाई जो राष्ट्र हैं, जो देश हैं, उनकी नीतियों का समर्थन किया है, ठीक है। और जो फ्री एंड स्वतंत्र और मुक्त एक तरीके से इंडो पैसिफिक रीजन की संकल्पना को भी दोनों देश बढ़ावा देते हैं। इंडो पैसिफिक रीजन की जो है वो स्वतंत्र बनाने और फ्री रखने की संकल्पना को बात करते हैं। भारत और जापान की जो आगामी कोई भी वार्ता सुरक्षा नीति के तहत क्वाड के साथ बढ़ने और एक स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन के बिना पूरी ही नहीं हो सकती है। अब अगर हम कुछ वे फॉरवर्ड की बात करें तो डेटा रीजनलाइजेशन के जो हमारे इश्यूज हैं उनको सॉल्व करना है। भारत और जापान का जो डेटा स्थानीयकरण के मुद्दे पर भारत की जो असहमति है, डिसएग्रीमेंट है, और जो और बूडापेस्ट जो कन्वेंशन है, जैसे उसके जैसे वैश्विक साइबर सुरक्षा समझौते के प्रति जो हमारे डिससेटिस्फेक्शन के पॉइंट्स हैं उनको सॉल्व किया जाना चाहिए, ठीक है। और आर्थिक क्षेत्र में भी सुधार करने की जरूरत है। क्या सुधार किया जा सकता है आर्थिक क्षेत्रों में? हालांकि जापान ने पिछले 2 दशकों में भारत की अर्थव्यवस्था में लगभग $34 बिलियन, $34 बिलियन, $34 बिलियन का निवेश किया है, फिर भी जापान भारत का 12वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। 12, जैसा कि हमने देखा कि कैसे चाइना और जापान के बीच में, इंडिया और जापान के बीच में जो ट्रेड है, वो चाइना और जापान के बीच में जो ट्रेड है उसमें कितना बड़ा गैप है। 12वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। और भारत चीन द्विपक्षीय व्यापार जो है के संबंध में देखा जाए तो 5वें हिस्से के बराबर है। जो भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार है उसके जो 5th पार्ट है उसके बराबर है। तो इसलिए दोनों को इस पे ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट, अब हम खत्म करते हैं, इस टॉपिक को कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। तो कंक्लूड करने के लिए हम आप कह सकते हैं कि जो उत्सुक कुशील कुनी एक किताब लिखी थी उन्होंने शिंजो अबे में। मैं इस किताब का नाम यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। उत्सु उत्सु कुशील उत्सु कुशी कुनी ई, और ये जापानी लैंग्वेज में है। और इसका हिंदी सॉरी इंग्लिश में क्या होता है? टुवर्ड्स अ ब्यूटीफुल कंट्री। टुवर्ड्स अ ब्यूटीफुल कंट्री ये नाम है। और ये किसकी किताब है? शिंजो आबे की। तो इन्होंने अपनी किताब में कुछ आशा व्यक्त किया था कि यदि 10 वर्षों में जापान भारत के संबंध, जापान यूएस और जापान चीन संबंधों से आगे बढ़ जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यानी कि वो इंडिया और
जापान का जो रिलेशनशिप है उसमें काफी ज्यादा क्षमता देखते हैं, पोटेंशियलिटी देखते हैं। ठीक है, इसलिए जो न्यू इंडिया के पास हमारे पास यह मानने की सफिशियंट जो वजह है कि जापान और भारत दोनों मिलकर विकास के बेहतर परिणामों के लिए प्रयास करते रहेंगे। तो ये हमने देखा जापान और इंडिया का रिलेशनशिप। ठीक है, अब नेक्स्ट हम जो है, अगर कोई भी करंट अफेयर्स के इश्यूज होंगे इन दोनों देशों के बीच में और कुछ भी टॉपिक्स होगा तो अभी हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स का टॉपिक, उसमें इसमें ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट अब हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ना शुरू करेंगे कि जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे। अगर आपको इस टॉपिक में समझाया गया किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं खुद पर्सनली उसका रिप्लाई 24 घंटे के भीतर करूंगा। आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं ताकि अगर जरूरत पड़े तो हम सुधार कर सकते हैं। आप हमसे हमारी ओकुल वेबसाइट, हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल या फिर ईमेल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। ये सभी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ शेयर करना नहीं भूलें ताकि इनसे उनकी भी हेल्प हो सके। इस सेशन में हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले सेशन में बहुत जल्द। तब तक ओकुल के साथ लर्निंग को एंजॉय करते रहें। थैंक यू सो मच।